नमस्कार। देश प्रदेश वार्ता सत्र में फिर से आपका स्वागत। आज की वार्ता का विषय है शिक्षा उपेक्षित या हाशिए पर। आज़ादी के बाद से जिन बुनियादी सुधारों के लिए सरकार ने अपनी तत्परता दिखाई, रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब गरीबी उन्मूलन के साथ ही गरीबी को कम करना, दूर करने के साथ ही उसमें शिक्षा को भी गंभीरता से लिया गया और शिक्षा को विकसित करने के लिए, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास सरकारी स्तर पर भी किया जाता रहा। उसका असर भी हुआ। हालांकि चुनौतियां बदलती रही। पहली चुनौती साक्षर होने की थी, बाद में शिक्षित होने की चुनौती थी। शिक्षित होने में शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने की थी, अनिवार्य शिक्षा को लागू करने की रही। और इसी क्रम में शिक्षा को मूल अधिकार समझा जाए, इसको भी सरकार ने बखूबी संविधान का एक हिस्सा बनाया। मूल अधिकार। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि काम तो शिक्षा के क्षेत्र में शेष ही नहीं पड़े हुए हैं, नई चुनौतियां सामने में हैं। लेकिन सच ये है कि शिक्षा में उल्लेखनीय विकास हुआ। चाहे वो साक्षरता, पहले साक्षरता की बात हो, फिर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा करने की बात हो, और इसके तहत जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, अनिवार्य शिक्षा हो, राइट टू एजुकेशन की बात लागू करके शिक्षा को महत्व देने की बात हो, इन सभी कार्यक्रमों का सकारात्मक असर हुआ। और आज देश इस स्थिति में पहुंच पाया है। लेकिन अभी हाल के वर्षों में कुछ जो प्रयोग हो रहे हैं वो चिंतित करने वाले हैं। ये प्रयोगों की चर्चा के पहले अब ये देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकी, उसके केंद्र बिंदु में सरकारी स्कूल थे। सरकारी स्कूल का शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान हुआ। सरकारी स्कूलों की संख्या कई गुने ज़्यादा बढ़ाई गई। उन स्कूलों को इनरिच करने का भी प्रयास किया गया और उसका यह असर हुआ। क्योंकि बाल श्रम भी भारत की एक सच्चाई रही है। गरीबी से जूझते भारत में एक बड़े हिस्से के बच्चे इसलिए नहीं आते थे कि ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं कुछ काम में लग जाते थे, थोड़ा उम्र बढ़ने के साथ ही। इसलिए मध्याह्न भोजन को भी इसमें शामिल किया गया और ये सब कार्यक्रम कमोबेश सफल हुए हैं। लेकिन आज की बात हम जब देखते हैं तो सरकारी तंत्र को सामान्य तौर पर और शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकारी जो संरचना है, सरकारी स्कूल है, ऐसा लगता है कि उसे हतोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। सरकारी स्कूल में स्वीकृत पद भी रिक्त हैं। भौतिक सुविधाओं की गंभीर कमी है। सरकारी स्कूलों के बारे में ये नज़रिया बनते जा रहा है कि ये एक लाचार, कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल है। देख रेख में भी उपेक्षा जैसी सर हो रही है और एक रूप ऐसा बनता जा रहा है कि कहीं शिक्षा मतलब आम लोगों की शिक्षा हाशिए पर तो नहीं जा रही है। एक उदाहरण से सरकारी दृष्टिकोण भी समझ में आता है। 2 महीने पूर्व हरियाणा सरकार ने एक योजना बनाई। योजना की बहुत जो सामान्य व्याख्या हो सकती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक निश्चित आय सीमा को जो क्रॉस करते हैं, उनके बच्चों को 500 रुपये फीस देने होंगे
और ऐसे बच्चे अगर निजी स्कूल में जाते हैं तो सरकार उन्हें 1100 रुपये प्रोत्साहन योजना देगी, मतलब फीस उसका बढ़ेगी निजी स्कूलों का। योजना का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकारी स्कूल कैसे हतोत्साहित हो जाए, कैसे कालक्रम से नहीं जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और शिक्षा पूरे रूप में निजी हाथों में चला जाए। इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। इसलिए इतिहास की चर्चा की गई कि जो भी उपलब्धि प्राप्त हुई है उसमें सरकारी स्कूलों की किस तरह की भूमिका है। और आज भी जब हम गरीबी से जूझते भारत को देखते हैं, गरीबी का क्या रूप है, ये आलोचना में जाने की जरूरत नहीं है। 2 दिन पूर्व ही भारत सरकार ने फिर से ये निर्णय लिया कि जो कोविड के समय में मुफ्त खाद्यान्न वितरण की योजना चल रही है उसे और 3 महीने चलाया जाए, उसे जारी रखने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके पीछे कारण वही है कि देश कहीं भूखमरी से जूझने न लगे। ऐसे जो लाखों करोड़ों लोग हैं, क्या उनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ेंगे? वो पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो बिना किसी उलझन में गए हुए इन बातों का स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि सरकारी स्कूल एकमात्र ऐसे वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं, उन्हें विकसित कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि सरकारी स्कूलों को इनरिच किया जाए, स्वीकृत पदों को भरा जाए और भौतिक सुविधाओं से इन स्कूलों को संपन्न किया जाए। इन्हें भौतिक सुविधाएं पूरे रूप में ऐसी मिलें जिसकी सामान्य तौर पर बच्चों को ज़रूरत हो सकती है। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है, तब हम अवसर की समानता की बात सुनिश्चित कर सकते हैं, तब हम शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में डालने के उद्देश्य की गंभीरता को समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।